ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 जो है, इसका हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 5 तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस इसके झा ग्रुप डी वॉल्यूम 3 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, बिल्कुल पूरा देखें, आप सभी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है सारा मिक्सअप क्वेश्चन है, यानी मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मैथ का है, दूसरा ये आपका क्वेश्चन है कि टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। देखिए, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को कहा जाता है ADSL। क्या कहा जाता है? ADSL। ADSL क्या होता है? ए से होता है एसिमेट्रिक, डी फॉर डिजिटल, एस फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर, एल फॉर लाइन, यानी ADSL, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये कनेक्शन जो होता है 20 Mbps की डाउन स्ट्रीम और 1.5 Mbps की अप स्ट्रीम की गति करता है। क्या करता है? डाउन स्ट्रीम करता है 20 Mbps, ठीक है, Mbps। और आपका अप स्ट्रीम की बात की जाए ये 1.5 Mbps करता है, Mbps करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने ड्रॉप फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 मिलियन देने की घोषणा किया है। तो ये वाडा 1 को $1 मिलियन देने की घोषणा कौन किया है? तो ये अपना ही देश भारत ने किया है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में वृद्धि, ओजोन परत का बढ़ना, प्रदूषण स्तर का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए, पर्यावरण संबंधित से चिंता का विषय कौन सा नहीं है? तो प्लास्टिक की खपत चिंता का है, प्रदूषण स्तर बढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन ओजोन परत का बढ़ना ये आपका क्या नाम है, पर्यावरण संबंधित से ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन हैं? तो ITBP के महानिदेशक जो हैं वो संजय अरोरा जी हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लेजर का पूर्ण रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। लेजर क्या होता है? लेजर एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। 15वां तोसाशिला राष्ट्रीय शिल्प मेला भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मैरी क्यूरी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो मैरी क्यूरी को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मैरी क्यूरी को भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। क्या की थी? रेडियम की खोज की थी और यह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीजा वुडेस्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड ने किया है। किस देश ने किया है? तो न्यूजीलैंड ने किया है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश आँख में डैश में प्रवेश करता है। प्रकाश आँख में किस में प्रवेश करता है? तो कॉर्निया में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और मानव नेत्र उत्तल लेंस का बना होता है। ठीक है, और देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या करता है? अवतल लेंस का उपयोग करता है और दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तूरा हिरण्यकंशी किस राज्य में खोजी गई हैं? तो मीठे पानी का छोटी मछली सिस्तूरा जो है हिरण्यकंशी, ये महाराष्ट्र राज्य में खोजी गई है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है। प्रकाश की गति 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो प्रसारण की आवृत्ति क्या हो जाएगी? आवृत्ति क्या होती है? अगर बात की जाए आवृत्ति को हम एन से ये करते हैं, तो आवृत्ति बराबर होती है प्रकाश की गति बट्टे में तरंग की लंबाई। क्या होती है? तरंग की लंबाई। अब देखिए यहाँ प्रकाश की गति कितना दिया है? 3 गुना 10⁸ और कितना दिया है? तरंग की लंबाई 25। अब देखिए 25 को 3 से 10 इतना में से भाग देंगे तो कितना आ सकता है? तो अगर हम देखेंगे तो ये आपका 1.2 इंटू 10⁷ क्या आएगा? अगर हम देखेंगे तो अगर इसको 10 को देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ देखेंगे। देखिए इस 10 को 10 गुना 10 के पावर 7 लिख सकते हैं, गुना 3, नीचे 25 से 50 25 50 25 5 दूनी 10, ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, एक और 10 ले लेंगे इसमें से तो ये 6 हो जाएगा। तो ये 5 दूनी 10, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12 गुना 10⁻, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूना 12, यानी 10⁻6। अब 12 गुना 10⁻6 है। ठीक है, यहाँ पे सभी में किलो हर्ट्ज लिखा है। ठीक है, तो अगर इसे हम 1.2 कर दें तो ये हो जाएगा 10⁻7 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। अब देखिए अब हमको बदलना है किलो हर्ट्ज में, तो इसमें से 1000 से भाग देंगे यानी 10⁻3 से, ये बच जाएगा 1.2 इंटू 10⁻4 किलो हर्ट्ज। ये क्या हो जाएगा? 1.2 इंटू 10⁻4 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत के प्रथम वेधशाला बिहार में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा जो है बिहार के भागलपुर में किया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई वस्तु को दर्पण के मध्य 72 डिग्री के कोण पर रखी हुई है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? प्रतिबिंबों की संख्या बनने वाले कैसे निकालते हैं? n बराबर 360/θ-1। थीटा यहाँ पे 72 डिग्री दे दिया है, तो 360/72 - 1 यानी 72 × 5 = 360, 5 - 1 यानी कि 4।
तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। फॉर्मूला अगर इस तरह का प्रश्न आपको पूछे तो n बराबर 360 बट्टे में थीटा माइनस का 1। अगर आप भूल भी जा रहे हैं तो कुछ नहीं कीजिएगा, जो वैल्यू दिया रहेगा कौन उसको 360 से उससे 360 में भाग दीजिएगा और जितना आएगा उससे एक कम कर दीजिएगा, एक कम करके लिखना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वाटर बेरियल को मिला है। क्या मिला है? वाटर बेरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा सारा मिक्स क्वेश्चन है, एक जगह नहीं है, इसलिए इधर उधर खोज खोज के करना पड़ रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, पदार्थ से वायु के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है, तो पदार्थ का अपवर्तन क्या होगा? क्रांति कोण कितना दिया है? 30 डिग्री। बात को समझिएगा, फॉर्मूला सिंपल सा है, म्यू बराबर 1/sin c, ठीक है। यहाँ c का वैल्यू कितना दिया है? 30 डिग्री, तो 1/sin30। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 2 चला जाएगा ऊपर, यानी क्या आ जाएगा? 2 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर। कभी भी पदार्थ का अपवर्तनांक पूछे, क्रांति कोण दिया रहा है, म्यू बराबर 1/sin c लगाइए, सी की जगह पे ये जो एंगल दिया रहेगा उसको रख दीजिए। अब उसका वैल्यू जितना आएगा उतना करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। या आप डायरेक्ट कर सकते हो, 37 डिग्री, 37 डिग्री मतलब 1/2, 1/1/2 का मतलब होता है कि 2। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 किसे दिया गया है? तो किसको दिया गया है? ये कौशल्या शंकर को दिया गया है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ठीक प्रकार से देखने में असमर्थ है। आँख के इस दोष को ठीक करने के लिए लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? लेंस का फॉर्मूला जो होता है ये होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। कितना दिया है अभी? 1/2। तो 1/2 माइनस दूरी पर वस्तुओं के ये क्या 1/इनफाइनाइट हो जाएगा बराबर 1/1, यानी 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0, यानी कि f का मान क्या हो जाएगा यहाँ? 2 मीटर। जब f का मान 2 मीटर आ जाएगा तो लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो p बराबर क्या हो जाएगा? 1/f, यानी कि 1/2 बराबर 0.5 डायोप्टर। तो 0.5 डायोप्टर किस में? तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को 38वीं समांतर रेखा क्या कहते हैं? और 38वां समांतर रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाज यानी कि फाल्कन की चाल लगभग कितनी होती है? यानी बाज की चाल लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बाज का जो चाल होता है ये 320 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। बाज जो होता है ये शिकारी पक्षी होता है, जो कि गरुड़ से छोटा होता है, बड़ा बड़ा गरुड़ होता है उससे छोटा होता है। और इस प्रजाति में दुनिया भर में कई जातियां मौजूद हैं जो अलग अलग नामों से जानी जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कृष्णदेव द्वारा लिखित अमुक्त मालयालम किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये जो है कृष्णदेव द्वारा लिखित अमुक्त मालयालम तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। क्या है? तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है? तो ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम नहीं। नाभिकीय विखंडन जो होता है
नाभिकीय विखंडन ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, तो ये भी आप जान लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो जीडीपी में बात की जाए तो निजी उपयोग, उपभोग व्यय, सकल घरेलू निजी निवेश या वस्तुएं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय या उपयुक्त सभी। तो देखिए जीडीपी में जो होता है ये सभी शामिल होता है। क्या होता है, ये सभी शामिल होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर जीडीपी का फुल फॉर्म देखा जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समय अवधि के अथी उसमें एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है। तो मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाती है तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन जो होता है क्या होता है कि जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं तब उत्पादन और व्यापार गिर जाता है और परिणाम स्वरूप बेरोजगारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यह अवस्था क्या कहलाता है, मुद्रा संकुचन कहलाता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो आवर्त सारणी का आविष्कार जो होता है मेंडलीफ यानी कि दिमित्री मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने चुना था। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने चुना था, ये पूछा जा रहा है। तो बनियों का देश किसको चुना गया था, तो नेपोलियन को। किसको, सर्वप्रथम नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को क्या कहा था, बनियों का देश कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सोलर प्लेट में भी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इसमें सोलर प्लेट में भी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत में संविधान का कौन सा अंग संविधान की आत्मा कहलाती है। तो संविधान उपचारों का राज्य की नीति निर्देशित मूलाधिकार उद्देश्य का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए भारत में संविधान का संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है संविधान का आत्मा कहलाता है। और संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। और प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के ही लोग होते हैं। ठीक है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो हीमेटोलॉजी का जो अध्ययन होता है ये रक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है, रक्त से। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। और पुरुष में बांझपन व यौन रोग का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था। तो हरिजन संघ सेवक संघ जो है महात्मा गांधी द्वारा संगठित किया गया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा संगठित किया गया था। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और राजा राम मोहन ने आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज तथा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विलियन ए का pH मान 6 है, विलियन बी का pH मान 8 है और विलियन सी का pH मान 2 है। तो किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो देखिए pH मान देखा जाए तो -log-HN, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को HN कहते हैं। तो जब हम देखेंगे तो यहाँ से pH जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू HN होगा। तो जिसका कम होगा उसका ज़्यादा होगा।
देखिए जिसका एचायन पीएच जो होगा ये कम होगा, जिस विलयन में पीएच का मान सबसे कम होगा वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतना ही अधिक होगी। तो कह रहा आंद्रता सबसे अधिक किस में होगी, तो जिसका विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे कम होगी उसका पीएच मान सबसे अधिक होगा। तो सबसे कम सी का है तो सबसे ज़्यादा उसी का होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है। तो विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक जो है ये मैक्सिको है। कौन सा है, मैक्सिको है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डोबेराइनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा है। तो दूसरा सदस्य जो है आर्सेनिक है। क्या है, दूसरा सदस्य जो है आर्सेनिक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डोबेराइनर के अनुसार मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो के अंगगणितीय माध्य के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है। तो संसद का ऊपरी सदन जो होता है राज्यसभा होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है, ठीक है। चलिए दाद किस प्रकार की बीमारी है। तो दाद जो है ये कवक जनित बीमारी होती है, यानी कवकीय बीमारी है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम है। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। क्या है, हिमाद्री है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और दक्षिणी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री और मैत्री भारती है। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री भारती जो है ये दक्षिणी में है, दक्षिणी ध्रुव में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या जमीन के नीचे नहीं उगता है। तो जमीन के नीचे क्या नहीं उगता, आलू जमीन के नीचे, मूली, शलजम, टमाटर क्या होता है जमीन के ऊपर उगता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये लग रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन हम कर दिए, ठीक है। चलिए नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ है। तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है ये आपके गुजरात में है। कहाँ है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है ये आपका गुजरात में है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में आपका ये है सुल्तानपुर झील अभयारण्य है, ठीक है। चलिए पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है। तो पौधों में फ्लोएम का कार्य शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। क्या होता है, शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना ही फ्लोएम का काम होता है। और फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन उत्तक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पशुओं के इनमें से किस फाइलम में उनके पैर जुड़े होते हैं। तो पशुओं के आर्थ्रोपोडा फाइलम में उनके पैर जुड़े होते हैं। किस में होते हैं, आर्थ्रोपोडा में उनके पैर जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा क्या होता है, संघ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, E300 का सामान्य नाम बताइए। तो E300 का सामान्य नाम क्या है। तो E300 का सामान्य नाम जो होता है वो विटामिन सी होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ये सभी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कि ASCII अंग्रेजी वर्णों को संख्या के तौर पर निरूपित करने के लिए एक कोड है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है। इसका पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कंप्यूटर में उपयोग होने के लिए एक इनकोड का एक मानक है, ठीक है।
ASII में 26 कोड होते हैं। इसमें कितने कोड होते हैं? इसमें टोटल 26 कोड होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या होता है? EPROM का पूर्ण रूप जो होता है ये क्या होता है, ये पूछा गया है। तो EPROM का जो पूर्ण रूप होता है ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी देखिए रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी इधर है। ई से होता है इरेजेबल, पी से होता है प्रोग्राम, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा नहीं है? तो उबुंटू जो है ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।